यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं फरवरी माह के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित हैं और यहाँ पर आपको पता ही होगा आपके सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो सीरीज है वो लगातार चल रही है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अभी यहाँ पर सॉल्व किया जा रहा है। इसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का भी नंबर आएगा। तो अभी यहाँ पर हम 2016 के जो प्रश्न पत्र हैं वो सॉल्व कर चुके हैं सभी सब्जेक्ट के, जिनके क्लासेस ऑलरेडी आपको चैनल पर मिल जाएंगी। आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। और आज आपका 2017 का ये तीसरा पेपर है जो कि विज्ञान का होता है और ये पेपर आपका टोटल 25 अंकों का होता है। कितने अंकों का? 25 अंकों का होता है, जिसमें समय आपको 1 घंटे का मिलता है, जिसमें 5 सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर रहे हैं और इसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज भी स्टार्ट होगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। आपको पता होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है रिपीट होते हैं प्रत्येक बार परीक्षाओं में। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने अदर भाई बहनों के साथ भी, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ सकें। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो चूना पत्थर होता है, ठीक है, उसका केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर पूछा जा रहा है। जो चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है और इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है जिसे, ठीक है। यही क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है चूने पत्थर का, ठीक है। चूने पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये इसका रासायनिक सूत्र है CaCO3, इसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया, ठीक है, ये CaCO3 इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है सवाल नंबर 2, सोलर सेल जो होता है वो मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करता है? ठीक है, सोलर सेल जो कि आपने देखा होगा घरों की छत वगैरह पर लगे हुए रहते हैं ऊर्जा के उत्पादन के लिए या इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। तो इसका जो रूपांतरण है किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में इसमें रूपांतरण होता है, ये आपको बताना है। प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, या प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है, या फिर उसमें ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें क्या होता है, सूर्य की जो किरण होती है जब सोलर सेल पर पड़ती हैं आकर, ठीक है, सूर्य की जो किरण होती हैं सोलर सेल पर आकर पड़ती हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रकाश ऊर्जा होती है जो कि सोलर सेल पर आकर पड़ती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपकी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। कैसी विद्युत ऊर्जा? यानी कि जो कहीं पर भी आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज़ कर सकते हैं उससे, ठीक है। जब सोलर सेल से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, प्रकाश ऊर्जा का इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पर कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा होती है वो किस में परिवर्तित होती है? विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। और इसका हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप उससे बल्ब भी जला सकते हैं या फिर घर में किसी भी तरह की सारी चीज़ें, फैन हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी से जो भी सारा काम होता है वो सारा काम आप कर सकते हैं सोलर सेल के माध्यम से। इसके बाद यहाँ बताया भी गया सोलर सेल में मुख्य रूप से प्रकाश ऊर्जा जो है या फिर सौर ऊर्जा जो है उसको आप विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहा जाता है और इसी के नाम पर इसका नाम है सोलर सेल, ठीक। अब बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3 आपसे ये पूछा जा रहा है और ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसे आप याद कर लें अच्छे से। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पेलेग्रा रोग, ठीक है, पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए या विटामिन बी या विटामिन सी या फिर विटामिन डी, ठीक है। तो यहाँ पर पेलेग्रा रोग जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। किसकी? विटामिन बी की कमी से। इसके साथ साथ बेरी नामक रोग भी विटामिन बी की कमी से होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर हो गया आपका विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए की बात करें तो यहाँ पर रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। कौन सा? विटामिन ए की कमी से हो जाएगा आपका रतौंधी नामक रोग। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, ठीक है। कौन सा? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और बात करें विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग तो ये होता है आपका स्कर्वी, ठीक है। कौन सा होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग होता है स्कर्वी, ठीक है। इसके साथ ही अगर बात करें आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना परीक्षाओं के लिए। आयोडीन, ठीक है, जो नमक होता है, तो आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो होता है घेंघा, ठीक है। कौन सा होता है? घेंघा, ठीक है, घेंघा, ठीक। तो ये सारे रोग आपको याद कर लेना है, कौन सा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, परीक्षा में पूछी भी जाती हैं, ठीक। इसके साथ साथ यहाँ पर इनके रासायनिक नाम भी पूछ लिए जाते हैं कई बार कि ये विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, या विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, या विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, या फिर विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ परीक्षाओं में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, कौन सा विटामिन आपका वसा में घुलनशील होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी ये जल में घुलनशील होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा विटामिन ए और इसके साथ साथ विटामिन डी, इसके बाद विटामिन ई और विटामिन के, ये सारे के सारे आपके वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए।
इसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जड़ों के द्वारा, ठीक है, जो रूट्स होती हैं उन जड़ों के द्वारा वर्धी प्रजनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में होता है? आलू में होता है, शकरकंद में होता है, अदरक में होता है या फिर गन्ने में होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है। चलिए आपके पास काफ़ी समय, बताइए। देखिए तो यहाँ पर दोस्तों जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है जड़ों के द्वारा, जिसे वर्धी प्रजनन बोलते हैं, ठीक है, तो ये होता है आपका शकरकंद में, ठीक है, किस में? शकरकंद में, ठीक। इसके बाद बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। आपको पता ही होगा साइंस में, ठीक है, मैथ में और साइंस में टोटल 5 ऑब्जेक्टिव ही रहते हैं। तो पहले यहाँ पर अभी साइंस का प्रश्न आपके सामने प्रश्न पत्र आपको सॉल्व किया जा रहा है। इसके बाद आपका मैथ का प्रश्न पत्र भी इसी वीडियो में आपको मिलेगा, इसी क्लास में आपको मिलेगा। तो जाइएगा नहीं कहीं पर छोड़कर, बस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इसके बाद आपका अगला सवाल प्रश्न संख्या 5, वह उत्तोलक जिसमें आलंब और आयास के बीच, ठीक है, आलंब और आयास के बीच में क्या होता है? भार होता है। आपको बताइए होगा उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक है, 3 तरह के उत्तोलक होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी बताना कि जो उत्तोलक है वो किस तरह का होगा, प्रथम होगा, द्वितीय होगा, तृतीय होगा। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राली, ठीक है। और ये कैसे उत्तोलक होते हैं? ये आपका द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। वह उत्तोलक जिसमें आलंब और आवास के मध्य भार होता है वह आपका द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है। और इसके अंतर्गत आपका सरौता आ जाएगा, या नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है आपने देखी होगी, जिसमें रखकर नींबू को निचोड़ा जाता है, ठीक है। और इसके बाद होता है आपका ट्राली, ठीक है। ये सारे के सारे कैसे हैं? द्वितीय प्रकार के, ठीक है, सेकेंडरी टाइप उत्तोलक है। तो ये आपका साइंस का पेपर हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके मैथ यानी कि गणित के प्रश्न पत्र की। और विज्ञान के बाद दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके गणित के प्रश्न पत्र की। और गणित का प्रश्न पत्र अब आपके बिल्कुल सामने, इसमें भी टोटल 50 नहीं बल्कि 25 अंकों का ये पेपर होता है आपका। कितने का? 25 अंकों का पेपर होता है। और इसमें भी आपको केवल 1 घंटे का समय मिलता है, ठीक है, 1 घंटे का समय मिलता है। तो इसमें भी सबसे पहले 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं। ये सीरीज अभी आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चल रही है। इसके बाद अति लघु उत्तर प्रश्न भी आएंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। और यहाँ पर देख लेंगे आपकी परीक्षा, आपको पता ही होगा फरवरी माह के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित हैं। तो परीक्षा को अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और मैथ में सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए पूर्ण संख्या जो होती हैं होल नंबर्स, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है, इनमें क्या होता है? जो योग का तत्समक होता है वो क्या होता है? जैसे कि कोई भी पूर्ण संख्या मान लीजिए 0 है, इसमें हम ऐसा क्या जोड़ें, ठीक है, कि दोबारा से यही संख्या प्राप्त हो। योग का तत्समक का मतलब क्या है कि इस संख्या में ऐसा क्या जोड़ें कि दोबारा से यही संख्या प्राप्त हो। तो पूर्ण संख्याओं में जो योग का तत्समक होता है वो दोस्तों आपका 0 होता है, ठीक है। अगर आप इस संख्या में 0 जोड़ेंगे तभी ये संख्या यहाँ पर आपकी प्राप्त होगी। मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे कि मान लीजिए 10 है, 10 में अगर आप 0 जोड़ेंगे तभी वह संख्या प्राप्त होगी जो पहले से है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक क्या होता है? आपका होता है 0, ऑप्शन ए, ठीक। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक क्या होता है? 0। पूर्ण संख्या में आपको 0 ही जोड़ना पड़ेगा, तभी दोबारा से वही संख्या प्राप्त होगी जिस संख्या में आप जोड़ रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, सवाल 2 नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ सकें। और इसके साथ साथ जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे उनकी क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। फर्स्ट सेमेस्टर का आपका जो सेशन है वो 19 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। तो सभी भाई बहन जुड़ जाए हमारे साथ। बाकी वीडियो को शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगला प्रश्न आपका एलसीएम से रिलेटेड है, लघुत्तम समापवर्त आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो नॉर्मल सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा, बाकी जिनको नहीं पता वो देख लें। यहाँ पर संख्या दी हुई है 56, 70 और 84, ठीक है। क्या संख्या दी हुई है? 56, 70 और 84। आप इसका एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं? सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से, ठीक है, और एक लाइन इस तरह से खींच लेंगे, ये हो गई आपकी दूसरी लाइन। तो यहाँ पर आपने लिख लिया 56, 70, 84, जो भी नंबर आपके सामने दिए हुए हैं आप उन्हें लिख लेंगे लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम निकालने के लिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पर भाग देंगे, ठीक है, 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे, अगर यहाँ 56 2 से कट रहा है पूरा, ठीक है, तो 2 से भाग देंगे। और कोई भी संख्या यहाँ से अगर 2 से भाग नहीं जाती तो उसके बाद हम देखते हैं अगली बड़ी संख्या 2 के बाद आता है 3, 3 से भाग देंगे तो 2 से यहाँ पर भाग जा रहा है, ठीक है। जिसके 56 भी 2 से कट जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, 28 आया, ठीक है। अगर 2 से भाग नहीं जाता तो हम 3 से देखते हैं। अभी 70 भी 2 से यहाँ पर भाग चला जाएगा पूरा, ठीक है। 35 आया, यहाँ 84 में भी 2 से भाग चला जाएगा, यहाँ पर 42 आ गया, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखेंगे आगे क्या हो रहा है, आगे देखेंगे यहाँ पर आगे हो रहा है, आगे देखेंगे 28, 35 और 42 में, ठीक है। 2 से भाग करके देखेंगे 28 पूरा भाग हो जाएगा, 14 आ गया, ठीक है। इसी तरह से 35 भाग नहीं होगा तो 35 को सेम टू सेम वैसे ही आपने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। इसके बाद 42 भाग हो जाएगा 2 से, ठीक है। तो 21 आया, 42 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 21, ठीक। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर अब इन संख्याओं में 2 से अगर भाग जा रहा है, अगर एक भी संख्या में 2 से भाग जा रहा है तो आप 2 से भाग जरूर करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपका जो आंसर है वो गड़बड़ हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कई संख्याएं मान लीजिए यहाँ पर कई सारी संख्याएं दी होती हैं, इस तरह से
कई सारी संख्या 15, 18, 20 या फिर 39, इस तरह से कई सारी संख्या दी होती है। अगर एक भी संख्या 2 से कट रही है तो आपको एक बार भाग देना ही देना है, ठीक है। अगर कोई भी संख्या 2 से नहीं कट रही है तो फिर आपको अगली संख्या से ट्राई करना है, यानी कि 3 से ट्राई करना है। 3 से भाग नहीं जा रहा तो 4 से, 4 से भाग नहीं जा रहा तो 5 से, इस तरह से आपको ट्राई करना रहता है, ठीक है। हम इस सवाल की ओर देख रहे हैं और इस सवाल में अगला है पॉइंट आपका क्या है देखेंगे। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते आपके 14 हो गए, यानी कि 14 2 से कट जाएगा। 35 नहीं कटेगा, सेम टू सेम वैसा ही लिख दिया। 21 नहीं कटेगा, सेम टू सेम उसी तरह से आपको लिख देना। अगर कोई संख्या नहीं कटती है तो वही संख्या आपको नीचे लिख देना। अगला देखेंगे अब 7, 35 और 21 तीनों ही संख्याएं 2 से आपकी डिवाइड नहीं होंगी, ठीक है। अगर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो पॉइंट में हमें लेना नहीं है पूरा यहाँ पर। अगर जब भाग जाता है तभी हम भाग देते हैं। तो 2 के बाद हम देखेंगे 3 से देखेंगे तो 7 तो नहीं कटेगा, 35 भी आपका नहीं कटेगा, लेकिन 21 जो है वो आपका कट जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3 से भाग देंगे, 7 नहीं कटेगा, 7 को सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया। 35 नहीं कटेगा, 35 को वैसे ही लिख दिया सेम टू सेम। 21 कट जाएगा तो 7 यहाँ होता है आपका 21, तो यहाँ पर आ गया 7, ठीक। अब हम दोबारा से देखेंगे अगर 2 से कोई संख्या डिवाइड होती है या 3 से डिवाइड होती है। 2 से तो होगी नहीं क्योंकि वो पहले ही आपका वहाँ पर नहीं हो रही थी। इसके बाद आपका आता है 3 से अभी इसमें से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं हो पाएगी। अब हम देखेंगे 5 से देखेंगे तो 35 जो है वो आपका डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 7 डिवाइड नहीं होगा तो 7 को उसी टाइप से लिख दिया और इधर वाले 7 को भी इसी टाइप से लिख दिया। लेकिन जो 35 है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 सत्ते 35, ठीक है। 7 हमने लिख दिए। अब देखेंगे तीनों जगह आपका 7 आ चुका है, तो 7 ऐसी संख्या जो केवल 7 से ही डिवाइड होगी, ना ही वो 2 से डिवाइड होगी, ना ही 3 से, ना ही 5 से। 7 तो भाई केवल 7 से ही डिवाइड होता है, तो आप 7 से ही डायरेक्टली यहाँ पर भाग कर देंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, ठीक है। ये पूरा डिवाइड हो चुका है। अब ये जो यहाँ पर आपका भागफल आया, ठीक है, या जो गुणनखंड आए इनका क्या करना है, आपको गुणा कर देना है इस तरह से। जैसे कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ कितना हो गया आपका 24, ठीक है। तो 24 पंजे, उसके बाद ये सारा आपको गुणा करके लिख देना है इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पर आप देख लेंगे गुणा करने के बाद क्या आंसर आता है, टोटल आपको गुणा करके लिख देना। जो आपका आंसर आएगा वही आपका लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम या लासा जो भी आप कहते हैं वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर आपने इन सभी का गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल आया आपका 840, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप एलसीएम को निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है और अब आपको क्या बताना है देख लेंगे, क्या बताना है फटाफट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आगे क्या बताना है। आगे आपसे एक समीकरण दी हुई है क्वेश्चन, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 2.8x इसके अलावा बराबर दिया हुआ है, उसके बाद 5.4, ठीक है, 5.4 प्लस एक्स, ठीक है, ये यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर ये आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका RHS राइट हैंड साइड, ठीक है। इसमें आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2.8x यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इधर जो आपका राइट हैंड साइड में एक्स दिया हुआ है, ठीक है, प्लस में, इसे आप क्या करेंगे, इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, इस साइड में ले आएंगे, ठीक है। किस साइड में, इस वाली साइड में लेकर आएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लेकर आएंगे इस साइड में। तो ले आते हैं इसे इधर ले आते हैं, ठीक है। 2.8x और ये प्लस का ये इस साइड में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। आपको पता ही होगा अगर कोई संख्या लेफ्ट हैंड साइड में है और वो उसे आप राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे और वो प्लस की है तो वो माइनस की हो जाएगी, और यदि माइनस की है तो वो प्लस की हो जाती है। सारी चीज़ें तो आपको पहले से पता होंगी, ठीक है, इतना सब कुछ तो आता ही होगा। तो इस एक्स प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ पर इज इक्वल टू यानी कि बराबर का निशान लगाओ तो बराबर का निशान लगा देंगे। बराबर में आपका क्या है 5.4 आपका बचा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों में से देखिए 2.8x और केवल x, ठीक है, 2.8x और केवल x, ठीक। तो इसमें आप x कॉमन ले लेंगे, दोनों जगह x है, तो यहाँ से आप x को कॉमन ले लिया, कितना बचा आपका 2.8 बचा, केवल और केवल यहाँ पर आपका माइनस का निशान है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर x कॉमन चला गया तो यहाँ पर केवल और केवल 1 बचा, कितना बचा, केवल और केवल 1 बचा। इधर तो है ही आपका 5.4, ठीक, इधर कितना आपका 5.4, ठीक। इसके बाद ये है आपका x और इसके बाद 2.8 में से अगर 1 चला जाएगा, इसके ये यहाँ पर 2.8 है, ठीक है, माइनस आप 1 कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर पॉइंट लगाएं या 0 लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आपका कितना बनता है, केवल और केवल 1.8, कितना बचता है, केवल और केवल 1.8। 8 में से 0 गया 8, पॉइंट जिस साइड में लगा हुआ है सामने उसी साइड में आप नीचे लगा देंगे, 2 में से 1 गया 1, तो कितना बचा 1.8, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा 1.8 बराबर 5.4, ठीक है, 5.4 आ गया आपका, ठीक। चलिए अब आगे देख लेते हैं कितना आया आपका। यहाँ पर x बराबर कितना आ गया, ये 1.8, ठीक है, 1.8 बराबर 5.4 आ गया आपका ये, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये गुणा का निशान है यहाँ पर, सॉरी
क्वेश्चन। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो 1.8 है ये हम इधर आ जाएगा नीचे की साइड में। अगर कोई भी संख्या यहाँ गुणा में है और आप उसे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाते हैं या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं, तो अगर वो यहाँ पर गुणा में है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हर के रूप में चली जाती है। अगर वो यहाँ पर अंश के रूप में है तो वो हर के रूप में पहुँचेगी दूसरी साइड में, और वो अगर हर के रूप में है तो वो क्या पहुँच जाएगी, अंश के रूप में ऊपर पहुँच जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 1.8 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है, 1.8 नीचे आएगा, 5 पॉइंट ऊपर आपका है ही। आप पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, ठीक है, और 18 का 18, 18 3 54, एक्स इज इक्वल टू कितना आया आपका 3, ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आई 3। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लेंगे। तो 3 जहाँ पर भी आपका आंसर होगा फटाफट इसे देखेंगे कहाँ पर है आपका 3 आंसर, ठीक है। 3 आंसर आप देख लेंगे। 3 ऑप्शन किसमें, ऑप्शन सी में 3 दिया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए यदि किसी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 400√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अब सबसे पहले तो आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसका जो परिमाप होता है उसके फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप इस सवाल को लगा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसके फॉर्मूला किस तरह से इस सवाल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे ऊपर की साइड में, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है हमारे सामने, हमें क्या फाइंड करना है, ठीक। सबसे पहले तो आप देखेंगे इस सवाल में दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि 400√3 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। अब आपको ज्ञात करना है उसका परिमाप, ठीक है, कि पूछा क्या गया सवाल में, परिमाप पूछा गया। तो मानस समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है, ठीक है। जब भी आप कोई सूत्र बनाते हैं तो उसमें या तो एक्स होता है फिर ए होती है कहीं ना कहीं, ठीक। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 ए स्क्वायर होता है, ठीक है। ये भुजा का स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर होता है और हमें इसकी जो वैल्यू है वो दी हुई है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 400√3 दिया हुआ है, और ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इससे आप सेम टू सेम इसी तरह से लिख देते हैं। ये इसकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो भुजा होती है इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, यानी कि जो भुजा है उसका मान यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद परिमाप में क्या होता है, भुजा को ही यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके बाद ही परिमाप आपका जो है वो निकल आता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे आगे किस तरह से हो रहा है। तो इसमें आगे किस तरह से सॉल्व किया गया आप देखेंगे। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, बाकी यहाँ पर फॉर्मूला आप लगा ही देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सब समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर क्या किया है देख लीजिए, जिसकी यहाँ पर ये आपका दिया हुआ है 400, ठीक है, √3, ठीक है, √3 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ये जो आप देख रहे होंगे ये √3 जो है, ठीक है, ये आपका अभी मैंने आपको बताया था अगर कोई भी संख्या, ठीक है, यहाँ पर भिन्न और अंश के रूप में लिखी हुई है, अगर वो यदि ये अंश है और इसे आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये नीचे हर के रूप में आ जाएगा, आपका कैसा आ जाएगा, हर के रूप में आ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जो यहाँ पर हर दिया हुआ है ये ऊपर अंश के रूप में पहुँच जाएगा, तो ये ऊपर गुणा के रूप में पहुँच जाता है, ठीक है। √3 से √3 यहाँ पर आपका कैंसिल होता है, 4 की गुणा 400 में होगी, ठीक है। तो 4 चौक कितना होगा 1600, ठीक है, कितना होगा 1600। और इधर बराबर में आपका क्या रह गया, केवल ए स्क्वायर रह गया, कितना रह गया, केवल ए स्क्वायर रह गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया आपका 1600, ये आपको ध्यान रखना है। ए स्क्वायर बराबर कितना आया 1600, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख लीजिए 1600 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आपको पता ही होगा अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर आ जाएगा, 1600 अंडर आ जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई √1600, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी √1600, ठीक है। तो √1600 किसकी वैल्यू होती है, 40 की होती है, 40 का मान होता है, ठीक है। √40 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये 1600, ठीक है, किसका वर्गमूल होता है √40 का, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आई आपकी 40, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, ए का मान कितना आया 40। अब आपको समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसका सूत्र पता होगा, तो उसमें आप ये लगा देंगे, आसानी से आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लेंगे ए की वैल्यू आई है 40 और समबाहु त्रिभुज का जो आपका परिमाप होता है वो होता है 3 गुणा भुजा, 3 गुणा भुजा, भुजा जो है वो यहाँ पर ए है आपकी, ठीक है। तो 3 में आप ए की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू कितनी है 40, तो ये आपका आ जाएगा 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो हो जाएगा आपका 120 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस सवाल को भी देख लेंगे, ठीक। आप एक बार दोबारा से वीडियो को देखेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जो स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत मैथ आता है वो अच्छे से कर लेंगे, बाकी जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल जीरो से पढ़ना है मैथ, ठीक है, तो उन्हें थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जिन्हें बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बाकी जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत आता है मैथ वो अच्छे से कर लेंगे, ठीक। और अगला सवाल है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए एक यहाँ पर भी समीकरण दी हुई है
और आपसे ये पूछे यार दो समीकरण दी हुई हैं, इन दोनों को ऐड करना है। यहाँ पर और का मतलब इन्होंने कहा कि योगफल कीजिए, तो जहाँ पर और है वहाँ प्लस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को जोड़कर आप देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। जैसे कि पहले समीकरण इन्होंने यहाँ पर लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। दूसरी समीकरण यहाँ पर आपकी आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये प्लस का निशान लगाया है, यहाँ से इन्होंने ये एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये पूरी समीकरण दूसरी वाली इन्होंने यहाँ पर लिख दी, इन दोनों को जोड़ दिया है, ठीक है। तो जोड़ने में क्या होगा, जहाँ जहाँ निगेटिव और पॉजिटिव साइन होंगे, अगर वहाँ पर संख्याएं एक सी हैं, ठीक है, तो उन्हें आप कट कर देंगे। जिसकी देख लीजिए यहाँ पर ये है माइनस का 2xy और ये आपका प्लस का 2xy, ये कट गया आपका, ठीक। इसी तरह से आप देखेंगे और कहीं पर कुछ कट रहा है तो उसे भी काट देंगे, और कहीं पर कुछ भी नहीं कट रहा है, ठीक है। उसके बाद जो भी संख्या बची, ठीक है, जो भी यहाँ पर चार अचर बचे उन्हें आप क्या करेंगे, पद उनको जोड़ लेंगे। जिसकी ये है एक्स स्क्वायर प्लस का, एक है एक्स स्क्वायर ये प्लस का, ठीक है। तो 2x स्क्वायर हो गए प्लस के, कितने हो गए 2x स्क्वायर प्लस के, एक्स स्क्वायर 2 हो गए प्लस के। आप देखेंगे क्या क्या बचा, अब क्या क्या बचा, ये इधर ये निपट गया, ठीक है, इधर ये सारा निपट गया, ये इतना सब निपट गया। अब बचा क्या क्या, ये माइनस का 8y स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि प्लस का 9y स्क्वायर ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्लस ही आएगा, ठीक है। माइनस का कम है तो प्लस का आएगा, और ये है 8y स्क्वायर, ये है 9y स्क्वायर। तो कितने का डिफरेंस हो रहा है, केवल एक का। तो एक चाहे आप लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप केवल y स्क्वायर लिख देंगे तो आपका यही आंसर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किधर है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका मैथ का हो गया। बाकी बहुत जल्दी आपकी जो अति लघु उत्तरी प्रश्न है 1 नंबर वाली, ये भी आपको सॉल्व करा दी जाएंगे। तो आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।